गुड आफ्टरनून पिंटू बच्चों। ठीक है, आज का अपना बैंकिंग का लास्ट टॉपिक है यूटिलिटी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शन का सेकंड पार्ट यूटिलिटी फंक्शंस। ठीक है, कल अपन ने देखे थे एजेंसी फंक्शन के बैंक कैसे एजेंट के जैसे कस्टमर के बिहाफ में फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो आज हम देखेंगे यूटिलिटी फंक्शंस को, बैंक एजेंसी फंक्शंस के अलावा, प्राइमरी फंक्शंस के अलावा और कौन कौन सी सर्विसेज हमको प्रोवाइड करता है, सर्विसेज हैं या बैंक के और क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन अपने आज के टॉपिक पे, यूटिलिटी फंक्शंस, राइट। ठीक है, यूटिलिटी फंक्शंस, अ कमर्शियल बैंक परफॉर्म्स यूटिलिटी फंक्शन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इट्स क्लाइंट। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस, कमर्शियल बैंक जो हो रहा है वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करता है, यूटिलिटी फंक्शन करता है अपने क्लाइंट्स के बेनिफिट के लिए। इट प्रोवाइड सर्टेन फैसिलिटीज और प्रोडक्ट्स टू इट्स क्लाइंट्स एज फॉलोज। ठीक है, सर्विसेज भी हैं, प्रोडक्ट्स भी हैं। ठीक है, जो बैंक बेचता है वो एक तरीके से बेचता है, या फिर जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है बदले में वो सर्विस चार्ज मतलब लगाता है। ठीक है, तो उसमें पहला है यूटिलिटी फंक्शंस में ये जरूरत की चीजें हैं जो मतलब जो ट्रांजेक्शन्स में काम आती हैं, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स में भी काम आती हैं और बिजनेस के भी ट्रांजेक्शन्स में काम आती हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे इश्यूज ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक्स। ड्राफ्ट को आप एक और लिख सकते हो डिमांड, और उसके आगे लिख लो आप लोग ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन डीडी। ठीक है, डी डिमांड ड्राफ्ट। अ ड्राफ्ट चेक इज एन ऑर्डर टू पे मनी फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ बैंक टू अनदर ब्रांच ऑफ द सेम बैंक और अदर बैंक। एक डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, ठीक है, या तो आप HDFC टू HDFC यानी HDFC गोंदिया टू HDFC बालाघाट भी पेमेंट दे सकते हो। ठीक है, या HDFC गोंदिया टू एक्सिस या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बालाघाट भी पे कर सकते हो। सेम चीज चेक के साथ में भी है। आप यहाँ की जो आपकी पेरेंट ब्रांच है, जो पेरेंट ब्रांच मतलब जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक की चेकबुक से चेक निकाल के किसी और बैंक में, मान लेते किसी और थर्ड पार्टी को आपको पेमेंट करना है, उसका जो बैंक अकाउंट है वो HDFC में नहीं है, किसी और बैंक में है, HDFC को छोड़ के किसी और बैंक में भी है, तो डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट या ड्राफ्ट और चेक एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिनके थ्रू या जिनकी हेल्प से आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। बट दोनों में एक फर्क है। डीडी मतलब एश्योर्ड पेमेंट, एश्योर्ड मतलब पेमेंट हो गया आपको। ठीक है, चेक यानी गारंटी नहीं है कि आपको पेमेंट होगा ही, क्योंकि चेक क्लियरिंग में मिनिमम 1 दिन से लेकर 3 दिन तक के लगते हैं। अगर आउट स्टेशन का चेक है, मान लेते हैं आपने आपका ब्रांच गोंदिया का है और आपने नागपुर में किसी को अगर चेक दिया है, तो इट विल टेक मिनिमम 2 डेज और मैक्सिमम 3 to 4 डेज टू क्लियर। ठीक है, क्लियरिंग के लिए उसको 3 से 4 दिन लगेगा। ठीक है, डिफरेंस बता रहा हूं मैं आपको। जब तक कि आपका चेक क्लियर नहीं होगा, ऑनर नहीं होगा, तब तक कि वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, आपने एक डीडी बनवाई, 5 लाख रुपए की डिमांड ड्राफ्ट बनवाया इन द नेम ऑफ आर्या कार्स लिमिटेड। ठीक है, आर्या कार्स, क्योंकि आपको एक कार खरीदनी है, वहां से बलेनो परचेस कर रहे हो या आप सियाज परचेस कर रहे हो, जिसके लिए आपको डाउन पेमेंट करना है। तो डाउन पेमेंट के लिए आपने 5 लाख का एक डीडी बनवाया। ठीक है, तो आपको आर्या कार्स वाला क्या करेगा, वहां पे कार डिलीवर कर देगा, बाकी का फाइनेंस हो गया, एंड देन आपने डीडी बना के दे दिया उसको। बट यही 5 लाख अगर आप चेक से करोगे, ठीक है, तो चेक वाला जो पेमेंट जब तक के क्लियर नहीं होगा तब तक के आर्या कार्स वाला आपको कार डिलीवर नहीं करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि डीडी इशू करवाने के लिए 5 लाख रुपए आप पहले बैंक के पास लेकर जाओगे, तब बैंक वाला आपको डीडी इशू करेगा। इट मींस पेमेंट हो चुका है तो आपने डीडी बनवाया है। ठीक है, डीडी किसी के नाम का कब बनेगा, जब आप पेमेंट बैंक को दोगे तब डीडी बनता है। बट चेक, क्योंकि वो आप अपने अकाउंट से पे कर रहे हो, तो ये गारंटी नहीं होती है कि आपके अकाउंट में उतना बैलेंस है या नहीं है। हो सकता है आपका चेक बाउंस भी हो जाए, डिसऑनर भी हो सकता है, और भी रीजंस हैं। चेक बाउंस होना है सिर्फ एक ही रीजन नहीं है कि लाइक आपके बैलेंस नहीं है, आपके ना फंड्स नहीं है, सफिशिएंट फंड नहीं है आपके अकाउंट में। ड्यू टू मिसमैच इन योर सिग्नेचर चेक बाउंस होने के चांसेस भी रहते हैं। ठीक है, तो ये रीजंस हैं, बट है दोनों वही इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अ बैंक इश्यूज ड्राफ्ट टू इट्स अकाउंट होल्डर एज वेल एज नॉन अकाउंट होल्डर्स। इफ यू आर नॉट अकाउंट होल्डर ऑफ HDFC बैंक और एक्सिस बैंक, तो भी आप वहां से डीडी इशू करवा सकते हो, बट बैंक विल चार्ज अ फीस। ठीक है, बैंक चार्ज लेगा। ठीक है, उसके बदले में चार्ज लेता है। जैसे पहले हम लोग जब HDFC में जॉब करते थे, तो हम लोग के जो ज्यादातर डीडी बनते थे यहाँ के क्लाइंट्स के, वो या तो एक्सिस बैंक इशू करता था, क्योंकि नॉन अकाउंट होल्डर्स के भी जो होता था वो एक्सिस बैंक इशू करता था, या फिर जनता सहकारी बैंक इशू करता था। 40 रुपए और 30 रुपए उसके कुछ चार्जेस होते हैं डीडी इशू करने के, अभी शायद वो चार्जेस बढ़ चुके हैं। ठीक है, बट उसके बाद दिया हुआ यहाँ पे
नॉन अकाउंट होल्डर्स, वेयर एज चेक आर इशूड ओनली टू द अकाउंट होल्डर्स। अगर आपका उस बैंक में खाता है यानी अकाउंट है तो ही आपको चेकबुक इशू की जाएगी। नॉन अकाउंट होल्डर्स को चेकबुक इशू नहीं करता है बैंक, बट नॉन अकाउंट होल्डर्स के लिए डिमांड ड्राफ्ट वो इशू कर सकते हैं, क्योंकि बैंक की कमाई हो रही ना उसमें, ठीक है। बैंक चार्जेस कमीशन फॉर इशूइंग अ बैंक ड्राफ्ट, जो मैंने आपको बताया 30 रुपए, 40 रुपए, 70 रुपए, 60 रुपए, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट यू आर डिपॉजिटिंग इन योर डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। तो ये एक फैसिलिटी हो गई भी है, बैंक ड्राफ्ट हो गया जिसको डिमांड ड्राफ्ट भी बोला जाता है, एंड देन चेक्स, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट नॉन अकाउंट होल्डर्स, अकाउंट होल्डर्स दोनों के लिए होता है, बट चेक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट होल्डर्स के लिए होता है, ठीक है। यहां आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। बैंक क्या चार्ज कर रहा है? कमीशन चार्ज कर रहा है इशू करने के लिए। लॉकर फैसिलिटी, दिस इज अ कॉमन यूटिलिटी फंक्शन ऑफ एनी कमर्शियल बैंक। कोई भी कमर्शियल बैंक है, ठीक है, ये कॉमन यूटिलिटी फंक्शन है। हर बैंक अपने जो HNI क्लाइंट्स बोल लो या फिर जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं उन लोगों के लिए लॉकर फैसिलिटी देता है। अब ये लॉकर फैसिलिटी होती क्या है या फिर यहाँ लॉकर में रखते क्या है? कोई भी ऐसी वैल्यूएबल चीजें, ठीक है, लाइक ज्वेलरी हो गया या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो गए या कोई और चीज ऐसी जिसको आपको मतलब सेफ कस्टडी में रखना है, तो बैंक विल प्रोवाइड, बैंक्स आर प्रोवाइडिंग लॉकर फैसिलिटी टू देयर clients. The bank provide locker facility for the safe custody of valuables, document, gold ornaments, etc. प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रख दिया आपने वहां पे, ठीक है, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हो गए, ये सब रख दिया आपने लॉकर फैसिलिटी। अलमारी के जैसे होता है, ठीक है, हर किसी का अपना एक सेपरेट लॉकर नंबर होता है, वो लॉकर में आप चाहो रख सकते हो। अच्छा, बट लॉकर फैसिलिटी फ्री में नहीं मिलती है, अलग अलग बैंक टू बैंक वेरी करते हैं इसके चार्जेस। जैसे कोऑपरेटिव बैंक साल का 2000 रुपए रेंट लेगा आपसे, ठीक है, तो वहां नेशनलाइज बैंक जाओगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक, तो वहां पे 3 से 4 हजार रुपए रेंट लिया जाता है। और वहीं प्राइवेट बैंक अगर यूज करोगे तो प्राइवेट बैंक 5 से 7 हजार रुपए तक के चार्जेस लेते हैं लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि बैंक की कस्टडी में आ गया, ठीक है, एकदम सेफ रहता है वो, राइट। अब आते हैं अपन प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स पे, ठीक है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अ बैंक में प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड फिजिबिलिटी स्टडीज ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स, ठीक है। क्लाइंट्स के बिहाफ में दो चीजें कर रहा है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी प्रिपेयर करेगा, लाइक कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एंड फिजिबिलिटी स्टडीज, प्रैक्टिकलिटी है कितनी ज्यादा है, मतलब कितना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है, ठीक है, ये बोल रहा है। फिजिबिलिटी का मतलब होता है प्रैक्टिकलिटी, क्या आपने जो रिपोर्ट बैंक के सामने लेकर आई है क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इज इट या नहीं है, ठीक है, क्या उसमें ग्रोथ की गुंजाइश है, क्या उसमें एक्सपांशन की गुंजाइश है, ठीक है, क्या उसमें आपकी अच्छी खासी इनकम की गुंजाइश है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी प्रिपेयर कर रहा है बैंक आपके बिहाफ में। अब ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट जाती कहाँ है, ठीक है, एंड फिजिबिलिटी स्टडीज ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इनेबल द बिजनेस फर्म, बैंक ने आपको एक अच्छी, बहुत ही अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करके दिया है। अब ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप सबमिट करोगे नाबार्ड या सिडबी में सबमिट किया आपने, मान लेते सिडबी में। रिपोर्ट एनेबल्स द बिजनेस फर्म टू ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम द मार्केट से आपको, यानी जो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वहां से आप इजीली फंड्स रेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेड बाय द कमर्शियल बैंक, एंड टू ऑब्टेन क्लियरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ठीक है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जितनी ज्यादा तगड़ी रहेगी उतने ज्यादा जल्दी आपको गवर्नमेंट अथॉरिटीज से भी क्लियरेंस मिलता जाता है। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्री स्टार्ट करने से पहले फंड्स का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अगर फंड्स है बट गवर्नमेंट क्लियरेंस नहीं है तो कोई, यानी आपका जो फंड्स है वो यूजलेस हो जाता है। तो ये दोनों भी चीजें आपको बैंक करके देता है, ठीक है, क्लाइंट्स के बिहाफ में बैंक ये भी काम करता है, राइट। तो इसको आप पूरा भी अंडरलाइन करो, ये समझने वाली चीज है बहुत ज्यादा। अब आते हैं अपन गिफ्ट चेक्स पे। बैंक इशूज गिफ्ट चेक एंड गोल्ड कॉइन टू अकाउंट होल्डर एज वेल एज टू नॉन अकाउंट होल्डर। The gift check coins can be used by the clients for the purpose of gifting on occasions like wedding, birthday, etc. आपने किसी की 50वीं शादी की सालगिरह में उसको गोल्ड का एक कॉइन किया जिसमें लिखा हुआ है हैप्पी एनिवर्सरी, या जो भी लिखा हुआ है। आपने किसी के 100 बर्थडे पे या 75th बर्थडे पे आपने उसको गिफ्ट किया गोल्ड कॉइन पे, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। गोल्ड कॉइन आपको बैंक प्रिपेयर करके देता है एंड बैंक विल चार्ज अ कमीशन फॉर द सेम, ठीक है। इसके अलावा गिफ्ट चेक के बारे में बात करते हैं अपन। गिफ्ट चेक वो चीज होती है जो आपने अक्सर क्रिकेट मैचेस में देखी होगी, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, ठीक है, ये सब लोगों को मिलता है, ठीक है, बड़े बड़े चेक्स होते हैं, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर मूवी में भी दिखाया है, अभिषेक बच्चन के हाथ में वो चेक होता है, गिफ्ट चेक। वो गिफ्ट चेक लेके ही वो क्या करता है, बैंक चले जाता है, बट वो गिफ्ट चेक विड्रॉएबल नहीं होते, वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए होता है, दिखाने के लिए, ठीक है। तो आप गिफ्ट चेक बनवा सकते हो, ठीक है, अगर आप बनवाना चाहो तो गिफ्ट चेक आप बनवा सकते हो, ठीक है। अब अपन आते हैं अंडर राइटिंग सर्विसेज। अ कमर्शियल बैंक में अंडर राइट द इशू ऑफ
सिक्योरिटीज इशूड बाय कंपनीज इफ द शेयर्स आर नॉट फुली सब्सक्राइब्ड। मेरे पास में 100 शेयर्स थे, ठीक है, 1000 शेयर्स थे, मान लेते हैं 1000 शेयर्स थे, जिसमें से कि 200 नहीं बिके, अंडर सब्सक्राइब हो गए शेयर्स, अनसब्सक्राइब हो गए। ये 200 शेयर्स को किसी ने नहीं खरीदा। 100 शेयर्स, पर शेयर की वैल्यू थी यहां पे समझ लेते अपन 10 रुपए की, फेस वैल्यू जो थी वो 10 रुपए की थी, फेस वैल्यू, ठीक है। अब 200 शेयर्स तो अंडर अनसब्सक्राइब्ड है, अंडर सब्सक्राइब भी बोल सकते हो या अनसब्सक्राइब भी बोल सकते हो। तो अंडर राइटिंग सर्विसेज में बैंक क्या करेगा, ये 200 शेयर्स को नॉमिनल फेस वैल्यू में, नॉमिनल राइटिंग बहुत गंदी है, प्लीज इग्नोर करना इसको, आप लोग नहीं करोगे तो पड़ेगी, दूंगा आप लोगों को मैं, ठीक है। नॉमिनल फेस वैल्यू में बैंक खरीदेगा, मान लेते हैं 8 रुपए में खरीद लिया बैंक ने, 2 रुपए कम, ठीक है, 2 रुपए कम में खरीद लिया बैंक ने इसको आपसे। अब जब भी ये शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब 10 के ऊपर गया, 12 रुपए गया, ठीक है, तो बैंक उस शेयर्स को क्या कर देगा, सिक्योरिटीज को क्या कर देगा, बेच देगा। तो मुनाफा कितना हुआ बैंक का, 4 रुपए, ठीक है। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनीज, द अंडर राइटिंग द बैंक एग्रीज टू टेक अप द अनसब्सक्राइब पोर्शन ऑफ द सिक्योरिटीज। ये शेयर्स थे, ठीक है, इसमें से इतने नहीं बिके, 200 नहीं बिके, 1000 शेयर्स थे, 200 नहीं बिके, 200 बैंक ने नॉमिनल फेस वैल्यू में खरीद लिया या मिनिमल फेस वैल्यू में खरीद लिया। 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, बैंक ने 8 रुपए में खरीदा। जब वो शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, 10 से ऊपर जाएगी या 10 भी अगर गई, तो बैंक उन शेयर्स को बेच देगा। कंपनी को इसमें नुकसान नहीं होता, क्योंकि कंपनी नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि जो नहीं बिकने वाले थे वो 8 रुपए में तो बिक गए, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, ऐसे बैंक से कॉन्टैक्ट करती है, तो बैंक ऐसे अनसब्सक्राइब शेयर्स को क्या करता है, परचेस कर लेता है, ठीक है। इफ द शेयर्स आर नॉट फुली सब्सक्राइब्ड, उसके बाद में अगर बैंक उन शेयर्स को परचेस करेगा, द बैंक एग्रीज टू टेक अप द अनसब्सक्राइब पोर्शन ऑफ द सिक्योरिटीज। और लास्ट आता है अपना गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज। नाउअडेज मैनी बैंक्स आर प्रोवाइडिंग गोल्ड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। गोल्ड सर्विसेज, गोल्ड खरीदना, गोल्ड बेचना, ठीक है, या गोल्ड पे लोन, सब चीजें हो रही हैं आजकल बैंक में। बैंक आर कमर्शियली बाइंग एंड सेलिंग गोल्ड और गोल्ड ऑर्नामेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स ऑन लार्ज स्केल बेसिस। कस्टमर से सोना खरीद भी रहे हैं, कस्टमर को सोना बेच भी रहे हैं, ठीक है। अब ये पॉसिबल कैसे हो पाया, तो इसके पीछे एक रीजन है। रीजन मतलब ये कहां से स्टार्ट हुआ, पहले बैंकों ने कोलेटरल के तौर पे गोल्ड लेना स्टार्ट किया। जो लोग वो गोल्ड, ठीक है, छुड़ा नहीं पाया मतलब जो गोल्ड उन्होंने गिरवी रखा था, अब उन्होंने रीपेमेंट नहीं कर पाया, तो ऐसे लोगों का सोना बैंक ने क्या किया, सीज कर लिया। बट बैंक को सोना थोड़ी करना है, सोना जमा करना है क्या, नहीं, उसको लिक्विड करना है, बैंक को तो चाहिए कैश। तो बैंक ने क्या किया, ऑक्शन, नीलामी, उस सोने को बैंक ने बेच दिया। बट यहाँ पे ये अलग फंक्शन भी है थोड़ा सा, कि बैंक कस्टमर के बिहाफ में सोना खरीदता भी और सोना बेचता भी है, या कस्टमर से खरीदता है, कस्टमर को बेचता भी है। सम बैंक ऑल्सो प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज टू इट्स कस्टमर इन टर्म्स ऑफ गोल्ड फंड्स। गोल्ड फंड्स लाइक बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड्स टाइप का ही हो गया एक तरीके से, एंड गोल्ड ईटीएफ एक्सेट्रा। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एडवांटेजेस भी हैं, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी चीज होती है ईटीएफ, क्योंकि और लिक्विडिटी है, हाई लेवल ऑफ लिक्विडिटी है, इसमें कभी भी आप अपना पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। सेम एज म्यूचुअल फंड, कोई ज्यादा डिफरेंट चीज बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकली आप अपने गोल्ड खरीदोगे भी और बेचोगे भी। सो दीज आर द एडवांटेजेस और सेकेंडरी फंक्शंस और यूटिलिटी फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक, ठीक है। ये बैंक आजकल जो है, जो अपने सर्विसेज हैं, सर्विसेज का दायरा जो है वो बढ़ा रहे हैं, ठीक है। बैंक चाहता है कि वो और ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बेस जो है वो उनका बढ़ते जाए। यार वीडियो तो चलते रह रहे हैं, अपने वीडियो तो बन भी रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि वीडियो के व्यूज बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं, ठीक है। मतलब 24 घंटे भी अगर हो जाते हैं तो देर आर मोर देन 100 स्टूडेंट्स इन 12th क्लास, 120-125 बच्चे हैं, बट व्यूज आते हैं सिर्फ 60-50। तो ये कौन लोग हैं जो वीडियो नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अभी कौन लोग हैं मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं पता लगाऊंगा कि कौन लोग हैं, उसके बाद में क्या होने वाला है देखते हैं फिर क्या होने वाला है। बट आई होप, मैं एक चीज बोलूंगा बस कि लाइक जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको उनकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। और जो लोग वीडियोस नहीं देख रहे हैं वो हमसे धोखा नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप से धोखा कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स से धोखा कर रहे हैं। तो अगर वीडियो डाला गया है आपके लिए, अपलोडेड है, तो देखो ना यार प्लीज वीडियो। आप लोगों के लिए तो बना रहे हैं, यहाँ पे इतना पसीना देखो, पसीना कितना निकलता है बैठे बैठे, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, स्टिल मैं आप लोगों के लिए बैठ के यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ। फिर आप लोग ऐसी हरकतें करते हो, वीडियो नहीं देखते हो, फिर बोलना पड़ता है मेरे को कुछ ना कुछ आप लोगों को। तो क्यों ऐसे, मतलब बदतमीजी है ना यार, ये मत करो ऐसी बदतमीजी, प्लीज वीडियो देखिए, ठीक है। और अगर डाउट्स जाते हैं तो पूछिए मेरे से आप लोग, ओके।
बाय।